चैप्टर 23। मेरीम ने गांव की आधी सड़क पार कर ली थी, तभी सफ़ेद कपड़े पहने हुए दर्जनों नीग्रो और अर्ध जाति के लोग आसपास की झोपड़ियों के अंधेरे अंदरूनी हिस्सों से निकलकर उस पर टूट पड़े। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन भारी हाथों ने उसे जकड़ लिया, और जब वह आखिरकार उनसे विनती करने के लिए मुड़ी, तो उसकी नज़र एक लंबे, गंभीर, बूढ़े आदमी के चेहरे पर पड़ी, जो अपनी जलती हुई त्वचा की तहों के नीचे से उसे घूर रहा था। उसे देखते ही वह चौंककर डर गई और चौंककर पीछे हट गई। ये शेख था। तुरंत ही उसके बचपन के सारे डर और भय फिर से उसके सामने आ गए। वो इस भयानक बूढ़े आदमी के सामने कांपती हुई खड़ी थी, जैसे कोई हत्यारा उस न्यायाधीश के सामने कांपता है जो उसे मृत्युदंड सुनाने वाला है। वह जानती थी कि शेख उसे पहचानता है। वर्षों और बदले हुए कपड़ों ने उसे इतना नहीं बदला था, लेकिन जो बचपन में उसके चेहरे मोहरे को अच्छी तरह से जानता था, वह अब उसे पहचान लेगा। तो तुम अपने लोगों के पास वापस आ गए हो, है न? शेख ने गुर्राहट के साथ कहा। भोजन और सुरक्षा की भीख मांगते हुए वापस आए हो, है न? मुझे जाने दो, लड़की चिल्लाई। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना कि तुम मुझे बिग बवाना वापस जाने दो। बिग बवाना, शेख लगभग चीखा, और फिर उस गोरे आदमी के खिलाफ अपवित्र, अरबी गालियों की झड़ी लगा दी, जिससे जंगल के सभी अपराधी डरते और नफरत करते थे। तुम वापस बिग बवाना चले जाओगे, है न? तो तुम मुझसे भागने के बाद से यहीं हो, है न? और अब तुम्हारे बाद नदी के उस पार कौन आता है, बिग बवाना? वह स्वीडिश जिसे आपने एक बार अपने देश से भगा दिया था जब उसने और उसके साथी ने मुझे आपसे चुराने के लिए नबीदा के साथ षड्यंत्र किया था, मेरीम ने उत्तर दिया। शेख की आंखें चमक उठीं और उसने अपने आदमियों को किनारे पर आकर झाड़ियों में छिपने के लिए कहा ताकि वे मालबेहन और उसके दल पर घात लगाकर हमला कर सके, लेकिन मालबेहन पहले ही उतर चुका था और जंगल के किनारे से रेंगता हुआ उसी क्षण सुनसान गांव की सड़क पर हो रहे दृश्य को बड़ी और अविश्वसनीय आंखों से देख रहा था। उसने शेख को उसी क्षण पहचान लिया जब उसकी नज़र उस पर पड़ी। दुनिया में दो ऐसे आदमी थे जिनसे मालबेहन को उतना ही डर लगता था जितना शैतान से। एक था बिग बवाना और दूसरा शेख। उसने उस दुबले पतले, जाने पहचाने व्यक्ति पर एक नज़र डाली और फिर वह पीछे मुड़ा और अपने अनुयायियों को अपने पीछे बुलाते हुए अपनी डोंगी की ओर भागा। और ऐसा हुआ कि शेख के किनारे पहुंचने से पहले ही दल नदी में काफ़ी आगे निकल चुका था और डोंगियों से जवाबी गोलीबारी और कुछ गोलियां दागने के बाद अरब ने अपने आदमियों को वापस बुलाया और अपने कैदी को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़ा। मालबेहन की सेना की गोलियों में से एक गोली गांव की सड़क पर खड़े एक अश्वेत को लगी थी, जहां उसे मेरीम की रखवाली के लिए दूसरे के साथ छोड़ दिया गया था, और उसके साथियों ने उसके कपड़े और सामान को हड़पने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया था जहां वह गिरा था। उसका शव बेंस ने गांव में घुसने पर पाया था। शेख और उसका दल नदी के किनारे दक्षिण की ओर मार्च कर रहा था जब उनमें से एक पानी भरने के लिए लाइन से बाहर निकला और उसने मरियम को विपरीत किनारे से हताश होकर नाव चलाते देखा। उस आदमी ने शेख का ध्यान इस अजीब नज़ारे की ओर दिलाया था। मध्य अफ्रीका में अकेली एक श्वेत महिला और बूढ़े अरब ने उसके उतरते ही उसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को निर्जन गांव में छिपा रखा था, क्योंकि फिरौती के विचार हमेशा शेख के दिमाग में रहते थे। एक से अधिक बार पहले भी उसकी उंगलियों में इसी तरह के स्रोत से चमचमाता सोना छन कर आया था। यह आसान पैसा था और शेख के पास बहुत अधिक आसान पैसा नहीं था, क्योंकि बिग बवाना ने उसके प्राचीन क्षेत्र की सीमाओं को इतना सीमित कर दिया था कि वह बिग बवाना के 200 मील के भीतर के मूल निवासियों से हाथी दांत चुराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। और जब अंत में महिला उसके द्वारा बिछाए गए जाल में फंस, अब उसने पिता और बेटी के बीच के पुराने संबंधों को स्थापित करने में कोई समय नहीं गंवाया जो अतीत में उनके बीच मौजूद थे। पहले अवसर पर उसने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। उसने उसे पैदल चलने के लिए मजबूर किया, जबकि वह इसके बजाय अपने किसी आदमी को उतार सकता था या उसे घोड़े की पीठ पर ले जा सकता था। उसे प्रताड़ित करने या अपमानित करने के नए नए तरीकों की खोज में आनंद आता था, और उसके सभी अनुयायियों में से उसे एक भी ऐसा नहीं मिला जो उसकी सहानुभूति दे सके या जो उसका बचाव करने की हिम्मत कर सके, भले ही वे ऐसा करने की इच्छा रखते हों।
2 दिन की पैदल यात्रा के बाद वे आखिरकार अपने बचपन के जाने पहचाने दृश्यों के पास पहुंचे, और जब उसे गेट से होते हुए मजबूत बाड़े में ले जाया गया, तो सबसे पहले जिस चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी वह था दंतहीन, घिनौना माबुनू, जो कभी उसकी नस थी। ऐसा लग रहा था मानो बीच के सभी साल बस एक सपना थे। अगर उसके कपड़े और ये तथ्य न होता कि वो कद में बड़ी हो गई है, तो वह शायद ऐसा ही मानती। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। नए चेहरे जो कुछ पुराने की जगह ले रहे थे, वे उसी पाश्विक पतित प्रकार के थे। कुछ युवा अरब थे जो शेख के चले जाने के बाद से उसके साथ जुड़ गए थे। अन्यथा सब कुछ वैसा ही था, एक को छोड़कर सभी। गीका वहां नहीं थी, और उसने खुद को गीका की कमी महसूस करते हुए पाया, जैसे कि हाथीदांत के सिर वाला कोई मांस और खून का अंतरंग और दोस्त रहा हो। उसे अपने फटेहाल छोटे विश्वासपात्र की याद आती थी, जिसके बहरे कानों में वह अपने अनेक दुख और कभी कभार की खुशियां उड़ेल देती थी। गीका, टूटे हुए अंगों और चूहे की खाल जैसे धड़ वाली गीका, बदनाम गीका, प्यारी। कुछ समय के लिए शेख के गांव के निवासी जो उसके साथ मार्च पर नहीं गए थे, अजीब तरह से कपड़े पहने सफ़ेद लड़की का निरीक्षण करके खुद को खुश कर रहे थे, जिसे उनमें से कुछ लोग एक छोटी बच्ची के रूप में जानते थे। माबुनू ने उसके लौटने पर बहुत खुशी का नाटक किया, अपने दांतहीन मसूड़ों को एक भयानक चेहरे पर दिखाया जो खुशी का संकेत था। लेकिन मेरीम को इस भयानक बूढ़ी डायन की क्रूरताओं को याद करके सिहरन हो सकती थी। उसकी अनुपस्थिति में आए अरबियों में एक लंबा 20 वर्षीय युवक था, एक सुंदर भयावह दिखने वाला युवक, जो उसे खुले तौर पर प्रशंसा भरी नज़रों से देखता रहा, जब तक कि शेख ने आकर उसे जाने का आदेश नहीं दिया और अब्दुल कामक क्रोधित होकर चला गया। अंत में उनकी जिज्ञासा शांत हो गई, मेरीम अकेली रह गई। पुराने दिनों की तरह उसे गांव में जाने की आज़ादी थी, क्योंकि बाड़ ऊंची और मजबूत थी और एकमात्र द्वार दिन और रात में अच्छी तरह से सुरक्षित थे। लेकिन पुराने दिनों की तरह वह क्रूर अरबों और अपमानित अश्वेतों की संगति की परवाह नहीं करती थी, जो शेख के अनुयायी थे, और इसलिए जैसा कि उसके बचपन के दुखद दिनों में उसका स्वभाव था, वह बाड़े के एक कम आबाद कोने में चली गई, जहां वह अक्सर अपने प्रिय गीका के साथ बाड़ के ऊपर लटके बड़े पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे घर का कामकाज खेला करती थी। लेकिन अब पेड़ गायब हो गया था, और मेरीम को इसका कारण पता चल गया। ये वह पेड़ था जहां से कोराक नीचे उतरा था और शेख को उस दिन मारा था, जिस दिन उसने उसे दुख और यातना के जीवन से बचाया था, जो इतने लंबे समय से उसके भाग्य में था कि उसे कोई और याद नहीं है। हालांकि बाड़े के भीतर छोटी झाड़ियां उगी हुई थीं, और उनकी छाया में मेरीम सोचने के लिए बैठ गई। खुशी की एक हल्की चमक उसके दिल को गर्म कर गई जब उसने कोराक के साथ अपनी पहली मुलाकात और फिर उन लंबे वर्षों को याद किया जब उसने एक बड़े भाई की चिंता और पवित्रता के साथ उसकी देखभाल और सुरक्षा की थी। महीनों से कोराक ने उसके विचारों को इतना व्यस्त नहीं किया था जितना आज किया था। वह पहले से कहीं ज्यादा करीब और प्रिय लग रहा था, और उसे आश्चर्य हुआ कि उसका दिल उसकी यादों के प्रति वफादारी से इतना दूर चला गया था। और फिर माननीय मोरिसन की छवि आई, जो अति सुंदर था, और मेरीम परेशान हो गई। क्या वह वास्तव में निर्दोष युवा अंग्रेज से प्यार करती थी? उसने लंदन की महिमा के बारे में सोचा, जिसके बारे में उसने उसे इतनी शानदार भाषा में बताया था। उसने खुद को महान राजधानी के सबसे खुशमिजाज समाज के बीच प्रशंसित और सम्मानित होने की कल्पना करने की कोशिश की। उसने जो चित्र बनाए वे वही चित्र थे जो माननीय मोरिसन ने उसके लिए बनाए थे। वे आकर्षक चित्र थे, लेकिन उन सबके बीच जंगल के विशालकाय एडोनिस की बलिष्ठ अर्धनग्न आकृति लगातार उभर रही थी। मेरीम ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर आहें रोकी, और ऐसा करते हुए उसे उस तस्वीर की कठोर रूपरेखा महसूस हुई जिसे उसने मालबेहन के तंबू से बाहर निकलते समय छिपा रखा था। अब उसने तस्वीर निकाली और पहले से ज्यादा ध्यान से उसकी फिर से जांच करने लगी। उसे यकीन था कि वह बच्ची का चेहरा उसका ही था। उसने तस्वीर के हर विवरण का अध्ययन किया। एक चेन और लॉकेट उस खूबसूरत ड्रेस के फीते में आधे छिपे हुए थे। मेरीम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये देखकर कैसी कैसी मोहक आधी अधूरी यादें जाग उठीं। क्या ये स्पष्ट सभ्यता का फूल शेख की बेटी छोटी अरब मेरीम हो सकती है? यह असंभव था,
और फिर भी वह लॉकेट। मेरीम ये जानती थी, वह अपनी याददाश्त के विश्वास को झुठला नहीं सकती थी। उसने वह लॉकेट पहले भी देखा था और वह उसका था। उसके अतीत में कौन सा अजीब रहस्य दबा हुआ था। जब वह तस्वीर को देखती हुई बैठी थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है, कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई ऐसा जो चुपचाप उसके पास आया था। अपराधबोध से उसने तस्वीर को अपनी कमर में वापस ठूंस लिया। एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसे यकीन था कि यह शेख ही था और वह मूक भय में उस आघात की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसे पता था कि उसके बाद आएगा। कोई झटका नहीं लगा और उसने अपने कंधे के ऊपर से ऊपर की ओर देखा, युवा अरब अब्दुल कामक की आंखों में। मैंने वह तस्वीर देखी है, उसने कहा, जिसे तुमने अभी छिपाया है। ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है, एक बहुत ही छोटे बच्चे की। क्या मैं इसे फिर से देख सकता हूँ? मेरी मुझसे दूर चली गई। मैं इसे वापस कर दूंगा, उसने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें शेख, अपने पिता से कोई प्यार नहीं है। नहीं मुझे, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे तस्वीर दिखाओ। क्रूर शत्रुओं के बीच मित्रहीन मेरीम ने अब्दुल कामाक द्वारा उसके लिए रखे गए तिनके को पकड़ लिया। शायद उसमें उसे वह मित्र मिल जाए जिसकी उसे आवश्यकता थी। वैसे भी उसने तस्वीर देखी थी और यदि वह मित्र नहीं था तो वह शेख को इसके बारे में बता सकता था और वह उससे छीन ली जाती। इसलिए वह उसके अनुरोध को स्वीकार कर सकती थी और आशा कर सकती थी कि उसने निष्पक्षता से बात की है और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। उसने तस्वीर को उसके छिपे हुए स्थान से निकाला और उसे उसके हाथ में थमा दिया। अब्दुल कामक ने ध्यान से इसकी जांच की, इसकी हर एक विशेषता की तुलना जमीन पर बैठी लड़की से की जो उसके चेहरे की ओर देख रही थी। धीरे से उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, ये तुम ही हो, लेकिन ये कहाँ लिया गया? ये कैसे हुआ कि शेख की बेटी ने अविश्वासी के कपड़े पहने हैं? मुझे नहीं पता, मेरीम ने जवाब दिया। मैंने कुछ दिन पहले तक ये तस्वीर नहीं देखी थी, जब मुझे ये स्वीडिश मालबेहन के तंबू में मिली। अब्दुल कामक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने तस्वीर पलटी और जैसे ही उसकी नज़र पुराने अखबार की कटिंग पर पड़ी, वे चौड़ी हो गईं। वह फ्रेंच पढ़ सकता था, मुश्किल से, ये सच है, लेकिन वह इसे पढ़ सकता था। वह पेरिस गया था। उसने अपने रेगिस्तानी साथियों के एक दल के साथ प्रदर्शनी में 6 महीने वहां बिताए थे और उसने अपना समय सदुपयोग करते हुए कई रीति रिवाज, कुछ भाषा और अपने विजेताओं की ज्यादातर बुराइयों को सीखा था। अब उसने अपनी सीख का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे, मेहनत से उसने पीली पड़ चुकी कटिंग को पढ़ा। उसकी आंखें अब चौड़ी नहीं थीं। इसके बजाय वे चालाकी की 2 लकीरों तक सिमट गईं। जब उसने ऐसा किया तो उसने लड़की की तरफ देखा। तुमने ये पढ़ा है? उसने पूछा। ये फ्रेंच है, उसने जवाब दिया, और मैं फ्रेंच नहीं पढ़ती। अब्दुल कामक चुपचाप खड़े होकर लड़की को देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत थी। वो उसे चाहता था, जैसे कई अन्य पुरुष थे जिन्होंने उसे देखा था। अंत में वह उसके पास एक घुटने पर बैठ गया। अब्दुल कामक के दिमाग में एक बढ़िया विचार आया। यह एक ऐसा विचार था जिसे आगे बढ़ाया जा सकता था अगर लड़की को उस अखबार की कटिंग के बारे में अनभिज्ञ रखा जाए। अगर वो उस अखबार की कटिंग के बारे में जान गई तो यह निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। मेरीम, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज तक मेरी आंखों ने तुम्हें कभी नहीं देखा, फिर भी उन्होंने मेरे दिल को बताया कि यह तुम्हारा नौकर ही होगा। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम शेख से नफरत करती हो, मैं भी करता हूँ। चलो मैं तुम्हें उससे दूर ले चलता हूँ। मेरे साथ चलो, और हम वापस महान रेगिस्तान में चलेंगे जहाँ मेरे पिता एक शेख हैं जो तुम्हारे पिता से भी अधिक शक्तिशाली हैं। क्या तुम आओगी? मेरीम चुपचाप बैठी रही। वो उस व्यक्ति को चोट पहुँचाने से नफरत करती थी जिसने उसे सुरक्षा और दोस्ती की पेशकश की थी, लेकिन वह अब्दुल कामक का प्यार नहीं चाहती थी। उसकी चुप्पी से धोखा खाकर उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया, लेकिन मेरीम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वह रो पड़ी। ओह, कृपया मुझे तुमसे नफरत मत करवाओ। तुम ही एकमात्र हो जिसने मेरे प्रति दया दिखाई है,
और मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अब्दुल कामक ने स्वयं को पूरी ऊंचाई पर खड़ा कर लिया। तुम मुझसे प्यार करना सीख जाओगी, उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें ले जाऊंगा चाहे तुम चाहो या न चाहो। तुम शेख से नफरत करती हो और इसलिए तुम उसे नहीं बताओगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं उसे तस्वीर के बारे में बता दूंगा। मैं शेख से नफरत करता हूँ और तुम शेख से नफरत करते हो। उनके पीछे से एक गंभीर आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा कि शेख उनसे कुछ कदम की दूरी पर खड़ा था। अब्दुल के हाथ में अभी भी तस्वीर थी। अब उसने उसे अपनी जलन के भीतर डाल लिया। हाँ, उसने कहा, मैं शेख से नफरत करता हूँ, और ऐसा कहते हुए वह बूढ़े आदमी की ओर झपटा, उसे एक झटके से गिरा दिया और गांव के पार उस रेखा की ओर भागा जहां उसका घोड़ा बांधा हुआ था, काठी लगा हुआ था और तैयार था, क्योंकि अब्दुल कामक शिकार के लिए निकलने ही वाला था जब उसने झाड़ियों के पास अकेली अजनबी लड़की को देखा था। अब्दुल कामक घोड़े पर सवार होकर गांव के दरवाजे की ओर भागा। शेख, जो उस झटके से कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया था, अब लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने अनुयायियों को जोर से चिल्लाकर भागे हुए अरब को रोकने के लिए कहा। एक दर्जन अश्वेतों ने घुड़सवार को रोकने के लिए छलांग लगाए, लेकिन अब्दुल कामक की लंबी बंदूक की नाल से या तो उन्हें रौंद दिया गया या उन्हें किनारे कर दिया गया, जिसे उसने दरवाजे की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने चारों ओर से एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया। लेकिन यहाँ उसे जरूर रोका जाना चाहिए था। वहां पहले से ही खड़े दो अश्वेतों ने भारी भरकम दरवाजों को धकेलना शुरू कर दिया था। भगोड़े के हथियार की नली ऊपर उठी। लगाम ढीली होने और अपने घोड़े को पागलों की तरह सरपट दौड़ाने के साथ रेगिस्तान के बेटे ने एक दो बार गोली चलाई और दरवाजे के दोनों पहरेदार अपनी जगह से गिर गए। हर्ष की एक जंगली चीख के साथ, अपनी बंदूक को सिर के ऊपर घुमाते हुए और अपने पीछा करने वालों के चेहरों पर हंसने के लिए अपनी काठी पर मुड़ते हुए अब्दुल कामक शेख गांव से बाहर निकल गया और जंगल में समा गया। क्रोध से भरकर शेख ने तुरंत पीछा करने का आदेश दिया और फिर तेजी से वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां मेरीम झाड़ियों के पास बैठी थी, जहां उसने उसे छोड़ा था। तस्वीर, वह चिल्लाया। कुत्ते ने किस तस्वीर की बात की थी? वह कहाँ है? उसे तुरंत मुझे दे दो। उसने इसे ले लिया, मेरीम ने उदास होकर उत्तर दिया। वह क्या था? शेख ने फिर पूछा। लड़की को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उसके पैरों पर खड़ा किया और उसे जहरीले अंदाज में हिलाया। वो किसकी तस्वीर थी? मेरे बारे में, मेरीम ने कहा, जब मैं छोटी बच्ची थी। मैंने इसे स्वीडन के मालबेहन से चुराया था। इसमें पीछे की तरफ एक पुराने अखबार से काटी गई छपाई थी। शेख क्रोध से लाल हो गया। प्रिंटिंग में क्या लिखा था? उसने इतनी धीमी आवाज में पूछा कि वो बड़ी मुश्किल से उसके शब्द सुन पाए। मुझे नहीं पता। ये फ्रेंच में था और मैं फ्रेंच नहीं पढ़ सकता। शेख को राहत मिली। वह लगभग मुस्कुराया और उसने फिर से मेरीम को नहीं मारा। फिर वह मुड़ा और यह कहते हुए चला गया कि वो मबनू और उसके अलावा किसी और से फिर कभी बात न करे। और कारवां के रास्ते अब्दुल कामक उत्तर की ओर सरपट दौड़ पड़ा। जैसे ही उनकी डोंगी घायल स्वीडिश नागरिक की नजरों से ओझल हुई, माननीय मोरिसन कमजोर होकर डोंगी के तल में डूब गए, जहां वे काफी देर तक आंशिक मूर्छा की स्थिति में पड़े रहे। पूरी तरह से होश में आने से पहले ही रात हो गई थी। और फिर वह काफी देर तक लेटा रहा और तारों को देखता रहा और यह याद करने की कोशिश करता रहा कि वह कहाँ था, जिस चीज पर वह लेटा था, उसके धीरे धीरे हिलने का क्या कारण था, और क्यों तारों की स्थिति इतनी तेजी से और चमत्कारिक रूप से बदल गई। कुछ देर के लिए उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जब वह नींद से जागने के लिए आगे बढ़ा तो उसके घाव के दर्द ने उसे उन घटनाओं की याद दिला दी जिनके कारण वह इस स्थिति में पहुंचा था। तब उसे एहसास हुआ कि वह एक देशी डोंगी में एक बड़ी अफ्रीकी नदी में तैर रहा था, अकेला, घायल और खोया हुआ। दर्द से कराहते हुए वह खुद को घसीटता हुआ बैठने की स्थिति में आ गया। उसने पाया कि घाव में उसे उतनी पीड़ा नहीं हो रही थी जितनी उसने कल्पना की थी। उसने उसे धीरे से छुआ, उसमें से खून बहना बंद हो गया था। संभवतः ये सिर्फ एक मांस का घाव था और कोई गंभीर बात नहीं थी।
अगर यह उसे कुछ दिनों के लिए भी पूरी तरह से अक्षम कर देता तो इसका मतलब था मौत, क्योंकि उस समय तक वह भूख और दर्द से इतना कमज़ोर हो चुका होता कि खुद के लिए खाना जुटा नहीं पाता। अपनी परेशानियों से उसका ध्यान मेरिम की ओर चला गया। वह स्वाभाविक रूप से मानता था कि जब वह उस साथी के शिविर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, तब वह स्वीडिश के साथ थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अब उसका क्या होगा। भले ही हैंसन अपने घावों से मर गया हो, क्या मेरिम को इससे कोई फायदा होगा? वह समान रूप से खलनायक पुरुषों, निम्नतम श्रेणी के क्रूर बर्बर लोगों के वश में थी। बेंस ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और आगे पीछे हिलता रहा, जबकि उसकी नियति की भयावह तस्वीर उसकी चेतना में जल उठी। और यह वही था जिसने उस पर यह नियति ला दी थी। उसकी दुष्ट इच्छा ने एक शुद्ध और मासूम लड़की को उसके चाहने वालों की सुरक्षा से छीन लिया था और उसे उस क्रूर स्वीडिश और उसके बहिष्कृत अनुयायियों के चंगुल में डाल दिया था। और जब तक बहुत देर नहीं हो गई, उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने खुद जिस अपराध की योजना बनाई थी और जिसके बारे में सोचा था, वह कितना बड़ा था। बहुत देर हो चुकी थी तब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी इच्छा से भी बड़ी, उसकी वासना से भी बड़ी, किसी भी जुनून से बड़ी जो उसने पहले कभी महसूस किया था, वह नवजात प्रेम था जो उस लड़की के लिए उसके सीने में जल रहा था जिसे वह बर्बाद कर सकता था। माननीय मोरिसन बेंस को अपने भीतर आए परिवर्तन का पूरा एहसास नहीं था। अगर कोई यह सुझाव देता कि वह कभी सम्मान और शिष्टता की आत्मा से बढ़कर कुछ भी था, तो वह तुरंत नाराज हो जाता। वह जानता था कि उसने मेरिम को लंदन ले जाने की साजिश करके एक घिनौना काम किया था, फिर भी उसने इस आधार पर इसे माफ कर दिया कि लड़की के प्रति उसके अत्यधिक जुनून ने उसकी नैतिकता के मानदंडों को अस्थायी रूप से विकृत कर दिया था। लेकिन वास्तव में एक नया बेंस पैदा हो चुका था। यह आदमी फिर कभी किसी इच्छा की तीव्रता से अपमान करने के लिए नहीं झुक सकता था। उसने जो मानसिक पीड़ा झेली थी, उससे उसका नैतिक तंतु मजबूत हो गया था। उसका मन और उसकी आत्मा दुख और पश्चाताप से शुद्ध हो चुके थे। अब उसका एक ही विचार था, प्रायश्चित करना, मरियम के पक्ष में जीतना और यदि आवश्यक हो तो उसकी सुरक्षा में अपना जीवन देना। उसकी आंखें चप्पू की तलाश में डोंगी की लंबाई को देखती रहीं, क्योंकि एक दृढ़ संकल्प ने उसे अपनी कमजोरी और घाव के बावजूद तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन चप्पू गायब हो चुका था। उसने अपनी आंखें किनारे की ओर घुमाईं। अमावस्या की रात के अंधेरे में उसे जंगल का भयानक कालापन दिखाई दिया, फिर भी इसने उसके भीतर अब आतंक के किसी भी प्रतिक्रियात्मक तार को नहीं छुआ जैसा कि उसने अतीत में किया था। उसे इस बात पर भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वह निडर था, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से दूसरे के खतरे के विचारों से भरा हुआ था। अपने घुटनों के बल पर झुककर वह डोंगी के किनारे पर झुक गया और अपनी खुली हथेली से जोर जोर से चप्पू चलाने लगा। हालांकि इससे वह थक गया और उसे चोट भी लगी, फिर भी वह घंटों तक अपने स्वयं के लगाए गए काम में लगा रहा। धीरे धीरे बहता हुआ डोंगी किनारे के करीब और करीब आता गया। माननीय मॉरिसन को एक शेर की दहाड़ सुनाई दी जो उसके ठीक सामने था और वह इतना करीब था कि उसे लगा कि वह किनारे के करीब पहुंच गया है। उसने अपनी राइफल को अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसने चप्पू चलाना बंद नहीं किया। थके हुए आदमी को अनंत काल का समय लगा, लेकिन उसने डोंगी पर शाखाओं के टकराने का एहसास किया और उनके चारों ओर पानी की लहरें सुनी। एक क्षण बाद उसने हाथ बढ़ाया और एक पत्तेदार शाखा को पकड़ लिया। फिर से शेर दहाड़ा। अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत करीब है, और बेंस को आश्चर्य हुआ कि शायद वह जानवर किनारे पर उसका पीछा कर रहा था और उसके उतरने का इंतजार कर रहा था। उसने उस शाखा की ताकत का परीक्षण किया जिससे वह चिपका हुआ था। यह 1 दर्जन लोगों को सहारा देने के लिए पर्याप्त मजबूत लग रहा था। फिर वह नीचे झुका और अपनी राइफल को डोंगी के नीचे से उठाया और अपने कंधे पर गोफिन को खिसका दिया। फिर से उसने शाखा का परीक्षण किया और फिर सुरक्षित पकड़ के लिए जितना हो सके ऊपर की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसने खुद को दर्द के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जब तक कि उसके पैर डोंगी से अलग नहीं हो गए, जो मुक्त हो गई, चुपचाप उसके नीचे से बह गई और धारा के नीचे अंधेरे छाया के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गई। उसने अपने पीछे पुल जला दिए थे। उसे या तो ऊपर चढ़ना था या फिर नदी में वापस गिरना था,
लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने एक पैर को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पाया कि वह प्रयास करने में असमर्थ था, क्योंकि वह बहुत कमजोर था। कुछ समय के लिए वह अपनी ताकत कम होते हुए महसूस करते हुए वहीं लटका रहा। वह जानता था कि उसे तुरंत ऊपर की शाखा पर चढ़ना होगा या बहुत देर हो जाएगी। अचानक शेर ने उसके कान में दहाड़ लगाई। बेंस ने ऊपर देखा। उसने अपने से थोड़ी दूरी पर और ऊपर दो ज्वाला के धब्बे देखे। शेर नदी के किनारे खड़ा था और उसे घूर रहा था और उसका इंतजार कर रहा था। खैर, माननीय मॉरिसन ने सोचा, उसे इंतजार करने दो। शेर पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते, और अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ गया तो मैं उससे काफी सुरक्षित रहूंगा। युवा अंग्रेज के पैर पानी की सतह पर लटक रहे थे, जितना वह जानता था उससे कहीं ज्यादा करीब, क्योंकि उसके ऊपर की तरह नीचे भी सब कुछ घुप अंधेरा था। कुछ देर बाद उसने अपने नीचे नदी में हल्की हलचल सुनी और उसके एक पैर से कुछ टकराया। उसके तुरंत बाद एक ऐसी आवाज आई जिसे वह गलत नहीं समझ सकता था, बड़े जबड़े आपस में टकराने की आवाज। जॉर्ज की कसम, माननीय मॉरिसन ने जोर से कहा। भिखारी ने मुझे लगभग पकड़ लिया था, और तुरंत ही उसने फिर से ऊपर चढ़ने और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उस अंतिम प्रयास के साथ उसे पता चल गया कि यह व्यर्थ था। अब तक जो उम्मीद लगातार बची हुई थी, वह फीकी पड़ने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी थकी हुई, सुन्न उंगलियां अपनी पकड़ से फिसल रही हैं। वो नदी में वापस जा रहा था, उस भयानक मौत के जबड़े में जो वहां उसका इंतजार कर रही थी। और फिर उसने अपने ऊपर के पत्तों को उनके बीच किसी प्राणी की हलचल के कारण सरसराते हुए सुना। जिस शाखा से वह चिपका हुआ था, वह अतिरिक्त भार के नीचे झुक गई, और जिस तरह से वह झुकी हुई थी, उससे कोई हल्का भार नहीं था। लेकिन फिर भी बेंस पूरी तरह से उससे चिपका हुआ था। वह स्वेच्छा से न तो ऊपर की मौत के लिए हार मानने वाला था और न ही नीचे की मौत के लिए। उसने अपने एक हाथ की उंगलियों पर एक नर्म, गर्म पैड महसूस किया, जो उस शाखा के चारों ओर घूम रहे थे जिससे वह चिपका हुआ था, और फिर ऊपर के अंधेरे में से कुछ नीचे की ओर बढ़ा और उसे पेड़ की शाखाओं के बीच खींच लिया।